हाँ नमस्कार दोस्तों, परिष्कार वर्ल्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। जो हम यहाँ पर 2024 सीईटी के लिए जो टेस्ट सीरीज चला रखी है उसके चौथे सेशन में मैं यहाँ पर भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्न लेके आया हूँ और विगत 3 जो सीरीज थी उनमें मैं आशा करता हूँ कि वो प्रश्न आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। दोस्तों तो हम बात करते हैं चौथी सीरीज के इन प्रश्नों पर, देखते हैं कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से ज्वालामुखी द्वीप है, यानी कि जो द्वीप दिए गए हैं इनमें कौन से द्वीप ऐसे हैं जो ज्वालामुखी से संबंधित है। तो पहला द्वीप है इसमें नारकोडम द्वीप, दूसरा है इसमें कचल द्वीप, तीसरा है साउंड द्वीप और चौथा है इसमें बैरन द्वीप। दोस्तों इनमें से हमारे को ये छांटना है कि इनमें से ज्वालामुखी द्वीप कौन से है। तो दोस्तों इन ऑप्शन में देखें तो इसमें दो ऑप्शन है, यानी कि इन 4 में से 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि ज्वालामुखी से संबंधित है, 2 ऑप्शन ऐसे जो ज्वालामुखी से संबंधित नहीं है। तो इनमें से यदि हम देखें तो नारकोडम जो द्वीप है एक प्रसुप्त ज्वालामुखी यहाँ पर पाई जाती है जो कि बंगाल की खाड़ी के द्वीप है, ये ज्वालामुखी द्वीप है। यहाँ पर बैरन द्वीप जो है ये आपके यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है जो कि आपके बंगाल की खाड़ी में स्थित है। वैसे तो आपके साउंड द्वीप भी और कचल द्वीप दोनों ही द्वीप आपके बंगाल खाड़ी में स्थित है, पर इनका निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया से नहीं माना गया है। तो जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 1 और 4, यानी कि 1 और 4 का मतलब है कि नारकोडम द्वीप और आपके बैरन द्वीप ये ज्वालामुखी द्वीप इनके अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। दोस्तों सुमेलित नहीं है की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर कि कौन कौन से द्वीप ऐसे हैं जिनमें से सुमेलित नहीं है। पहली बात हम यहाँ पर करते हैं, देखो दूसरा 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय व मालद्वीप के मध्य स्थित है, यानी कि हम बात यहाँ पर करते हैं चैनलों की कि 8 डिग्री जो चैनल है वो किन किन के बीच में स्थित है। तो ये मिनिकॉय जो द्वीप है ये लक्षद्वीप समूह का पार्ट है और मालदीव यहाँ पर एक अलग से देश है। मालदीव और लक्षद्वीप समूह के बीच में जो चैनल है वो 8 डिग्री दोस्त कहलाता है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर दूसरा यहाँ पर 10 डिग्री चैनल अंडमान व लघु अंडमान के बीच में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं 10 डिग्री जो चैनल है वो 10 डिग्री चैनल यहाँ पर और इधर आपके नीचे की तरफ जो है तो यहाँ पर अंडमान और निकोबार, यानी कि दोनों के बीच है, निकोबार के बीच में स्थित है। यहां ऑप्शन में हम देख रहे हैं तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में अंडमान और लघु अंडमान यानी कि दोनों ही अंडमान के बीच का पार्ट यहाँ पर है। तो ये जो क्वेश्चन है आपके यहाँ पर गलत है क्योंकि यहाँ पर सुमेलित नहीं है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच स्थित है तो ये गलत है। 9 डिग्री चैनल अमिनी द्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच में स्थित है, ये भी आपके लक्षद्वीप का समूह का पार्ट है और मिनिकॉय द्वीप भी आपके लक्षद्वीप समूह का पार्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर ये बिल्कुल सही है, तो ये विकल्प भी यहाँ पर सही है, पहला भी आपके ए भी सही था यहाँ पर। और उसके बाद में 11 डिग्री की बात हम करते हैं कि 11 डिग्री चैनल अमिनी द्वीप और कनानौर द्वीप के मध्य स्थित है। तो दोस्तों ये भी आपके यहाँ पर सही है, ये भी आपके लक्षद्वीप समूह का पार्ट यहाँ पर है। तो हमारा जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बी, 10 डिग्री चैनल अंडमान व निकोबार के बीच में स्थित है, अंडमान और लघु अंडमान के बीच में स्थित नहीं है। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ कथन दिए हुए हैं, इन पर हमारे को विचार करना है कि कौन सा इनमें से सही कूट की बात है। यहाँ पर सही का चयन करना है क्योंकि सही कूट का यहाँ पर हमारे को आंसर देना है। तो देखिए पहला विकल्प अमिनी द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। दोस्तों अमिनी द्वीप लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। दोस्तों देखो द्वीप नहीं है, ये ध्यान रखना, ये द्वीप नहीं है, यहाँ पर द्वीप समूह की बात हो रही है। तो सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है वो आपके अमिनी द्वीप है। तो यहाँ पर ये आपके जो सेंटेंस है बिल्कुल सही है। यहाँ पर लक्षद्वीप के पिटली द्वीप पर पक्षियों का अभ्यारण्य है, बिल्कुल सही है। जो लक्षद्वीप समूह का एक द्वीप है पिटली और वहां पर पक्षियों का एक अभ्यारण्य स्थित है, तो ये सेंटेंस भी यहाँ पर बिल्कुल सही है, तो ये भी यहाँ पर राइट है। दोस्तों इसके बाद में लक्षद्वीप समूह प्रवाल निर्मित समूह है, यानी कि लक्षद्वीप जो है वो द्वीप समूह प्रवाल द्वीपों से निर्मित द्वीपों के अंतर्गत आता है। प्रवाल एक कोरल, यानी कि प्रवाल को इंग्लिश में कोरल बोलते हैं और कोरल का निर्माण मूंगे के द्वारा किया जाता है। मूंगा अपना एक घरौंदा बनाता है और मूंगे के बनने के बाद में वो एक शेष भाग जो रहता है उसको प्रवाल कहते हैं। ये आपके चूना पत्थर की चट्टानों से इनका निर्माण होता है। चौथा विकल्प लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप आंद्रोत या एंड्रोट द्वीप है, ये भी सही है। देखो पहले विकल्प में है कि अमिनी द्वीप सबसे बड़ा द्वीप समूह है, द्वीप समूह की बात तो यहाँ पर हो रही है।
इसके बाद में चौथे में हम बात करें तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आंद्रोथ या एंड्रोथ द्वीप है यहाँ पर ये। तो यानी कि यहाँ पर आपके देखा जाए तो चारों विकल्प ही सही है। यहाँ पर जो उत्तर है यहाँ पर दोस्तों ये है कि सब उपरोक्त सभी यहाँ पर सेंटेंस सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित द्वीपों का उत्तर से दक्षिण दिशा का सही क्रम क्या है। उत्तर से दक्षिण दिशा का सही क्रम क्या है दोस्तों, तो देखो कौन कौन से ऑप्शन है इसमें। एक तो पामबन द्वीप है, एक गंगा सागर द्वीप है, एक आपके व्हीलर द्वीप है, एक श्री हरिकोटा द्वीप है। यहाँ पर इन द्वीपों का संगत कोट बताना है, यानी कि इनका उत्तर से दक्षिण दिशा में सही यहाँ पर लोकेशन करना है। तो एक मानचित्र बेस पर आधारित प्रश्न है, यानी कि आपको इन जो द्वीप दिए हुए हैं इनका आपको मानचित्र में लोकेशन पता होनी चाहिए। तो मानचित्र में लोकेशन देखें तो ये दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर मानचित्र की लोकेशन की। तो ये भारत का नक्शा है। इस भारत के नक्शे में यदि हम इनकी लोकेशन देखें तो 1 नंबर पे पाम्बन है। पाम्बन की लोकेशन दोस्तों यहाँ पर है। ये तमिलनाडु का जो भाग है यहाँ पर, और ये पार्ट जो आपके आदम ब्रिज है, यानी कि आदम ब्रिज पर ये पाम्बन की लोकेशन है। तो 1 नंबर यहाँ पर है दोस्तों। 2 नंबर गंगा सागर दोस्तों, गंगा सागर ये पश्चिमी बंगाल की सीमा पर यहाँ पर है। 2 नंबर गंगा सागर लोकेशन यहाँ पर है। इसके बाद में व्हीलर द्वीप है, वो आपके उड़ीसा में है, यहाँ पर उड़ीसा में है। तो 3 नंबर पे व्हीलर द्वीप की लोकेशन है। और 4 नंबर पर श्री हरिकोटा की लोकेशन है दोस्तों। तो 4 नंबर हरिकोटा है। यानी कि लोकेशन के अनुसार इस मानचित्र में हम देखें तो उत्तर से दक्षिण दिशा में यदि इनकी बात करें तो आपके नंबर 2 पे पहला आता है, फिर 2 के बाद तीसरा, तीसरे के बाद में चौथा और चौथे के बाद में पहला। यानी कि विकल्प पे यदि हम देखें तो ऐसा कौन सा ऑप्शन इसके अंतर्गत है जिसमें दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा, पहला, फिर तीसरा, फिर चौथा और फिर पहला। यानी कि विकल्प के आधार पर देखें तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हमारा है 2, 3, 4 और 1। गंगा सागर द्वीप पश्चिम बंगाल में लोकेशन है इसकी। पाम्बन द्वीप की तमिलनाडु के आपके यहाँ पर जो आदम ब्रिज है, राम सेतु, वहां पर स्थित है। व्हीलर द्वीप ओडिशा में है। व्हीलर द्वीप का नाम आपके एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप स्थित है। और यहाँ पर श्री हरिकोटा की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसरो सेंटर है। यहाँ पर दोस्तों इसरो सेंटर है, ये आपके आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है दोस्तों। तो राइट आंसर हमारा 2, 3, 4, 1 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंडमान निकोबार द्वीप से संबंधित असत्य है, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप के संबंध में असत्य है। और यानी कि सही कौन सा नहीं, इसमें से देखो तो ये ज्वालामुखी के लावा से निर्मित माने जाते हैं दोस्तों। बिल्कुल सही है कि सब जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उनका निर्माण ज्वालामुखी से निर्मित माना गया है। जबकि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था कि जो लक्षद्वीप समूह का निर्माण है वो आपके दोस्तों प्रवाल भित्ति के द्वारा माना गया है। तो यहाँ पर देखिए तो ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित है, बिल्कुल सही है यहाँ पर ये। इसके बाद में अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक, अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक, और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी आपकी दोस्तों धूलियार है। यानी कि बिल्कुल सही है यहाँ पर। सैंडल पीक की जो है आपकी सबसे ऊंची, ये 732 मीटर की ऊंचाई की चोटी है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पर समूह की। और अंडमान की सबसे ऊंची चोटी देखा जाए तो आपकी होगी निश्चित रूप से। और उसके बाद में तीसरे पोर्ट ब्लेयर मध्य अंडमान में स्थित है दोस्तों। पोर्ट ब्लेयर यहाँ पर मध्य अंडमान में न होकर के दोस्तों दक्षिणी अंडमान के अंतर्गत पोर्ट ब्लेयर की लोकेशन है यहाँ पर। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये आपके यहाँ सेंटेंस गलत हुआ। ये आपके ए भी सही है, बी भी सही है और सी यहाँ पर गलत है। इसके बाद में चौथे की बात हम करें, सैंडल पीक उत्तरी अंडमान पर स्थित है, बिल्कुल सही है। जो आप लास्ट हमने देखा था कि सैंडल पीक जो है उसकी लोकेशन वो उत्तरी अंडमान पर स्थित है, यानी कि ये भी यहाँ पर सही है। इसका मतलब जो आंसर हमारा है वो सी है दोस्तों, कि पोर्ट ब्लेयर है वो आपके मध्य अंडमान में न होकर के दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। यहाँ पर दोस्तों देखिए कि परिष्कार में यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन यहाँ पर PSI यानी कि पुलिस सब इंस्पेक्टर राजस्थान पुलिस का यहाँ पर बैचेज चल रहे हैं, जिसमें आपके 2 पेपर होते हैं, एक तो जीके का पेपर होता है, एक हिंदी का पेपर होता है यहाँ पर। तो जो विद्यार्थी यहाँ पर जो कोचिंग करते हैं उनको वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं और PDF नोट्स यहाँ पर निःशुल्क दिए जाते हैं। टेस्ट सीरीज भी उन विद्यार्थियों को निःशुल्क दी जाती है दोस्तों।
तो और नए बैच जो है जो सोमवार से चल रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, और इन बैचों की सबसे बड़ी विशेषता है दोस्तों यहाँ पर कि यहाँ पर परिष्कार में छोटे बैचों के माध्यम से क्वालिटी कोचिंग कराई जाती है। यानी कि छोटे बैच ज्यादा होंगे तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर होंगे, भीड़ भड़का ज्यादा नहीं होगा, और आप जो विद्यार्थी है वो आराम से शिक्षक से कोई भी प्रश्न आपके जो डाउट होगा वो पूछ सकता है। तो छोटे बैचों की सबसे बड़ी विशेषता ये है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य की बात यहाँ पर करते हैं? खड़िया बेट और अलिया बेट द्वीप है जो खंबात की खाड़ी में स्थित है दोस्तों। बिल्कुल सही है कि ये एक पेट्रोलियम उत्पादक द्वीपों के अंतर्गत आते हैं ये दोनों, और ये खंबात की खाड़ी में स्थित है। दो द्वीप है जो खंबात की खाड़ी में स्थित गुजरात के तट पर स्थित है। इनकी लोकेशन यदि हम देखें तो ये आपके जो खंबात की खाड़ी की जो लोकेशन है ये यहाँ पर ये द्वीप स्थित है, यहाँ पर अलिया बेट और खलिया बेट। तो बिल्कुल सही है यहाँ पर। दूसरी बात, वेद और नोरा पिरटान, वेद नोरा पिरटान द्वीप कच्छ की खाड़ी में स्थित है। बिल्कुल, यानी कि दोस्तों ये जो कच्छ की खाड़ी है ये लोग, यानी कि नोरा, वेद और पिरटान ये द्वीप समूह है वो आपके कच्छ की खाड़ी में स्थित है। बिल्कुल सही, ये भी सही है यहाँ पर दोस्तों। सालसेट द्वीप पर मुंबई शहर स्थित है, यानी कि मुंबई जो शहर है वो अरब सागर के तट पर स्थित है, और ये जो मुंबई शहर है वो सालसेट द्वीप पर स्थित है। ये भी आपके सेंटेंस यहाँ पर बिल्कुल सही है दोस्तों। वेलिंगटन द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। वेलिंगटन द्वीप दोस्तों, वेलिंगटन जो द्वीप है वो केरल के तट पर स्थित है, मालाबार तट पर स्थित है, और मालाबार जो तट है वो आपके अरब सागर से लगता है। किससे लगता है? अरब सागर से लगता है। यानी कि अरब सागर की लोकेशन यदि हम इसमें देखें तो दक्षिण भारत का जो पोर्शन है यहाँ पर जो केरल का जो तट है यहाँ पर वेलिंगटन द्वीप है, और वेलिंगटन द्वीप की जो लोकेशन है वो अरब सागर के अंतर्गत आती है, न कि बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आती है। तो हमारा जो राइट आंसर है दोस्तों ये आपके डी है कि वेलिंगटन जो द्वीप है वो बंगाल की खाड़ी में होकर के अरब सागर तटीय द्वीप पर स्थित है यहाँ पर। तो हमारा जो राइट आंसर है वो डी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है दोस्तों। यहाँ पर सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है यानी कि इनमें से एक गलत है। यहाँ पर देखना अपन को ग्रेट चैनल, दोस्तों ग्रेट चैनल की बात हम यहाँ पर करते हैं तो ग्रेट चैनल निकोबार व मलेशिया के मध्य स्थित है दोस्तों। यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे लास्ट बाउंड्री की हम बात यहाँ पर करें तो उसके बाद में एक द्वीप आपके देश आता है, द्वीप आता है, उसका नाम है सुमात्रा दोस्तों। और सुमात्रा की जो लोकेशन है वो, यानी कि सुमात्रा कौन से देश का है? वो है इंडोनेशिया की, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया देश के अंतर्गत आता है। यहां बात हो रही है कि ग्रेट चैनल निकोबार और मलेशिया के मध्य स्थित है, जबकि गलत है क्योंकि ग्रेट निकोबार यानी कि ये लोकेशन जो आपकी ग्रेट निकोबार है ये इधर आपके निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इधर आपके सुमात्रा है, सुमात्रा इंडोनेशिया का पार्ट है, यानी कि ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के मध्य स्थित है, इसलिए आपकी संधि यहाँ पर सुमेलित नहीं है। कोको चैनल, कोको चैनल की हम बात करते थे, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। यदि लोकेशन के आधार पर हम देखें तो ये आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह मान लीजिए, इसको अंडमान मान लीजिए, अंडमान के इधर आपके बीच का जो पार्सन ये कोको, कोको है दोस्तों। कोको द्वीप जो है वो आपके उत्तरी अंडमान और कोको के मध्य, यानी कि कोको के मध्य स्थित है, यानी कि ये बिल्कुल सही है यहाँ पर दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट सोमबेरोरो मनकोवरी व लिटिल निकोबार के मध्य स्थित है, यानी कि सोमबेरोरो जो चैनल है वो मनकोवरी व लिटिल निकोबार के इस बीच स्थित है, तो ये भी यहाँ पर सही है। डंकर चैनल दक्षिणी अंडमान व लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है दोस्तों, तो यहाँ पर ये सेंटेंस भी यहाँ पर बिल्कुल सही है दोस्तों। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ग्रेट चैनल, ग्रेट निकोबार और मलेशिया के बीच न होकर के ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के मध्य यानी कि सुमात्रा द्वीप के मध्य स्थित है यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित द्वीपों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? यानी कि ये भी मानचित्र पर आधारित प्रश्न है। कौन कौन से द्वीप यहाँ पर देखिए, तो हम यहाँ पर देखिए मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान और कार निकोबार यहाँ पर है। इनकी लोकेशन यदि हम देखें तो सबसे पहले उत्तरी भाग से यहाँ पर देखें, इस लोकेशन के आधार पर यदि हम इसको देखें तो इस प्रकार से इनका नाम है। सबसे पहले दोस्तों आता है उत्तरी, उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान आता है यहाँ पर। उसके बाद में आता है दोस्तों मध्य अंडमान, मध्य अंडमान आता है यहाँ पर। इसके बाद में लोकेशन आती है दोस्तों दक्षिणी अंडमान, यहाँ पर दक्षिणी अंडमान आता है, दक्षिणी अंडमान इसके अंतर्गत दोस्तों आती है, यहाँ पर दक्षिणी अंडमान आता है। और उसके बाद में आपके दोस्तों देख तो यहाँ पर सबसे दक्षिणी अंडमान के बाद में लिटिल अंडमान आता है, लिटिल
अंडमान, लिटिल अंडमान, और लिटिल अंडमान के बाद में आता है कार निकोबार। तो यानी कि इसकी लोकेशन यदि देखें तो सबसे पहले आपके उत्तर से दक्षिण दिशा में आएगा, तो सबसे पहले आएगा दोस्तों उत्तरी अंडमान, और उत्तरी अंडमान इसके अंतर्गत, ऑप्शन के अंतर्गत नहीं है। दूसरी बात हम बात करें दूसरी नंबर पे, तो उसके बाद में आता है मध्य अंडमान। मध्य अंडमान की बात यहाँ पर लोकेशन है, तो मध्य अंडमान की लोकेशन यहाँ पर है 1 नंबर दोस्तों, 1 नंबर। उसके बाद में दक्षिणी अंडमान, यानी कि दक्षिणी अंडमान 2 नंबर पे है दोस्तों, ये आपके सही है। तीसरे लिटिल अंडमान, यानी कि उसके बाद में लिटिल अंडमान आता है दोस्तों 3 नंबर, और उसके बाद में आता है कार निकोबार दोस्तों। तो यानी कि ऑप्शन के अनुसार यदि उत्तर से दक्षिणी दिशा में इन द्वीपों की बात हम करते हैं तो 1 2 3 4 यहाँ पर सही राइट आंसर होगा दोस्तों। तो हमारा जो राइट आंसर है वो 1 2 3 4 उत्तर से दक्षिणी दिशा के अंतर्गत आता है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पश्चिम तटीय मैदान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यहां पर भी कथन असत्य से संबंधित है, यानी कि निम्नलिखित में से पश्चिमी तटीय, यानी कि पश्चिमी तटीय जो मैदान है उसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यानी कि भारत का ये जो पार्ट है, यहां पर यदि हम भारत की बात करते हैं तो ये भारत का जो हिस्सा है इसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है यहाँ पर इस तट के बारे में। तो पहला बात हम करते हैं यहाँ पर, इस भाग की नदियां ज्वार नदमुख का निर्माण करती है दोस्तों, यानी कि इस तट की जो नदियां हैं वो अधिकांशतः ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। यानी कि भारत के में देखा जाए तो सबसे प्रमुख रूप से 2 एग्जाम्पल यहाँ पर नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती का जो एग्जाम्पल है वो ज्वार नद निर्माण के रूप में प्रसिद्ध है, और ये दोनों ही नदियां आपके पश्चिमी तट यानी कि अरब सागर में अपना जल ले जाती हैं। तो निश्चित रूप से ये पर स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है कि इस भाग की नदियां जो ज्वार नदमुख का निर्माण करती है बिल्कुल सही है, और इसमें प्रमुख नाम आता है तो वापस हम बात करते हैं नर्मदा और ताप्ती नदियों की बात आती है, ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर क्या, इस भाग पर तट कटाफटा होने के कारण प्राकृतिक बंदरगाह पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर ये जो तट है ये कटाफटा ज्यादा है, क्योंकि पश्चिमी घाट के कारण यहाँ पर जो नदियां आती हैं वो बहुत तीव्र गति से आकर मिलती हैं, और वो तीव्र गति से आकर समुद्र में मिलती है तो निश्चित रूप से कटाव ज्यादा करती है, और कटाव ज्यादा करेंगी तो यहाँ पर निश्चित रूप से जो तट है वो कटाफटा होगा, और तट कटाफटा होगा दोस्तों तो निश्चित रूप से वहां पर कैसे बंदरगाह मिलेंगे, प्राकृतिक बंदरगाह वहां पर होंगे दोस्तों। तो यहाँ पर ये भी सही है यहाँ पर, दूसरा भी। तीसरे की हम बात करें, यह पश्चिमी घाट व बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है, यह पश्चिमी घाट और बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है दोस्तों, यानी कि पश्चिमी तट की मैदान की बात हो रही है। अब पश्चिमी घाट कहां पर है, ये जो लाइन मैंने खींची है पश्चिमी घाट की है दोस्तों, ये पश्चिमी घाट है, और इधर आपकी ये बंगाल की खाड़ी बिल्कुल गलत है यहाँ पर, क्योंकि ये जो तटीय भाग है ये तटीय भाग किसके बीच होगा, पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में होगा। तो बंगाल की खाड़ी न होकर के यहाँ पर क्या होगा, अरब सागर के बीच में स्थित है दोस्तों, अरब सागर। तो यानी कि ये यहाँ पर स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, ठीक है। चौथे पे बात हम करते हैं, इस भाग की चौड़ाई कम व गहराई अधिक पाई जाती है, यानी कि यहाँ पर नदियों के तीव्र गति से मिलने के कारण यहाँ पर जो आपकी गहराई है वो अधिक पाई जाती है। यहाँ पर तट के निकट गहराई अधिक है, और तट के निकट गहराई अधिक होगी तो निश्चित रूप से यहाँ पर अवसाद का जमाव नहीं होगा, और अवसाद का जमाव नहीं होगा तो चौड़ाई कैसी होगी, कम होगी, और चौड़ाई कम होगी तो निश्चित रूप से आपकी ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो हमारा राइट आंसर है दोस्तों वो आपके सी है। कौन सा है, सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा है कि पश्चिमी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच मध्य स्थित है, ये गलत है। पश्चिमी घाट और अरब सागर के मध्य पश्चिमी तटीय मैदान स्थित है, ये राइट सेंटेंस हमारा। देखिए यहाँ पर परिष्कार में छोटे बैचों के माध्यम से क्वालिटी की कोचिंग कराई जाती है विद्यार्थियों, क्योंकि छोटे बैचों से ही आपके अच्छा समझ में क्लासरूम में समझ में आता है। यहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता यहाँ छोटे बैचों की है। यहाँ पर दोस्तों अभी आरपीएससी के माध्यम से एक वैकेंसी निकली हुई है डिप्टी जेलर की, जिसमें जीके और आपके हिंदी का पेपर इसके अंतर्गत आता है। इसी प्रकार का सिलेबस दोस्तों ये पुलिस सब इंस्पेक्टर के अंतर्गत भी है, जिसमें जीके और हिंदी का पेपर आता है। यानी कि आप एक की कोचिंग करोगे तो 2 परीक्षाओं के लिए आप एग्जाम में आराम से तैयारी के साथ बैठ सकते हो, इसलिए दोनों का सिलेबस सेम है। यहाँ पर नए बैचेस सोमवार से चल रहे हैं दोस्तों, तो आप यहाँ पर अपने सुनहरे भविष्य को उज्जवल करने के लिए निश्चित रूप से आप यहाँ पर परिष्कार में एडमिशन लीजिए और अपने भविष्य को उज्जवल कीजिए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित तटों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है, यानी कि ये भी मानचित्र पर आधारित प्रश्न दिया है। सही क्या है उत्तर से दक्षिण का, तो कौन कौन से तट है यहाँ पर, एक तो कोंकण तट है, दूसरा कन्नड़ तट है, इसके बाद मालाबार तट है, और एक सौराष्ट्र तट है।
तो ये जो सभी तट है दोस्तों, ये आपके पश्चिमी तट के तट है यहाँ पर। तो यदि मानचित्र के माध्यम से इसको यदि देखें तो ये मानचित्र के माध्यम से इस प्रकार से ये तट हमारे को दिखाई देते हैं दोस्तों। यानी कि ये भारत का नक्शा है, ये भारत का भाग है, ये भारत, और ये भारत के पश्चिमी तट की बात हम करें तो पहला है कोंकण तट। कोंकण तट की लोकेशन दोस्तों ये है आपके गुजरात की ताप्ती नदी से लेकर और जो आपके महाराष्ट्र का जो भाग है, गोवा तक का भाग है, यहाँ पर कोंकण तट है दोस्तों। प्रमुख रूप से इसका जो भाग है वो महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आता है। दूसरा है कन्नड़। कन्नड़ नाम से मालूम चला, कन्नड़ का मतलब यहाँ पर कर्नाटक का क्षेत्र, यानी कि कर्नाटक राज्य का जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है वो कन्नड़ का तट का कहलाता है। तीसरा है मालाबार। मालाबार यानी कि केरल तट, केरल से कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है वो दोस्तों मालाबार तट कहलाता है। मालाबार तट कहलाता है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो मालाबार तट की जो बात करते हैं यहाँ पर, ये तो केरल के क्षेत्र के अंतर्गत, इसके अंतर्गत आपके आता है ये। उसके बाद हम देखते हैं तो सौराष्ट्र का जो तट है दोस्तों, सौराष्ट्र का तट का मतलब यहाँ पर गुजरात और महाराष्ट्र का जो भाग, कुछ भाग यानी कि अधिकांश गुजरात का क्षेत्र है वो सौराष्ट्र कहलाता है दोस्तों। कौन सा कहलाता है? सौराष्ट्र कहलाता है। अब ये लोकेशन आ गई तो इस मानचित्र में सबसे ऊपर सौराष्ट्र, उसके बाद में कोंकण, उसके बाद में कन्नड़, उसके बाद में मालाबार। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कोंकण कितना नंबर पे है? यहाँ पर 1 नंबर पे है। दूसरा कन्नड़ कितने नंबर पे? 2 नंबर पे है दोस्तों। मालाबार कितने पे है? 3 नंबर पे है दोस्तों। और सौराष्ट्र कितने पे है? 4 नंबर पे। और यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है वो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पूछा गया है। किधर पूछा गया है? उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर, यानी कि तटों का क्रम आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो यदि हम इन विकल्प के आधार पर देखें तो सबसे पहले उत्तर की ओर 4 नंबर आएगा। तो इनमें से विकल्पों में से केवल एक है जिसमें पहला 4 है, तो यहां से भी एक से भी आपका प्रश्न यहाँ पर सही हो सकता है। पर औरों पर विचार करते 1 के बाद 4 के बाद कितना आएगा? 1, फिर उसके बाद 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3, यानी कि जो राइट आंसर है दोस्तों वो हमारा क्या होगा? ए विकल्प होगा। तो हमारा राइट आंसर यानी कि सौराष्ट्र, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार तट यहाँ पर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तट पर कयाल या लेगून स्थित है? कयाल या लेगून क्या होते हैं दोस्तों? यहाँ पर देखिए, कयाल लेगून का मतलब है कि जो लेगून झील है उसको केरल में स्थानीय लोग यहाँ पर क्या कहते हैं? कयाल कहते हैं। केरल में कयाल कहते हैं लेगूनों को। अब इसका मतलब केरल का तट, केरल की बात यहाँ पर आ गई तो हम पिछले मानचित्र में हमने देखा था कि जो केरल का जो तट है वो केरल का तट क्या कहलाता था? मालाबार तट कहलाता था। क्या कहलाता था? मालाबार तट कहलाता था दोस्तों। अब मालाबार तट पर ही आपके कयाल है यहाँ पर, क्योंकि केरल में स्थानीय भाषा में इसको क्या कहते हैं? कयाल कहते हैं। कयाल को क्या का जो है वो लेगून है, यानी कि लेगून को केरल में कयाल कहते हैं और केरल का जो तट है वो मालाबार तट है। तो हम विकल्प के आधार देखें तो कोंकण और सौराष्ट्र, मालाबार और कन्नड़, यानी कि जो राइट आंसर हमारा होगा वो दोस्तों क्या होगा? मालाबार तट पर जो आपकी लेगून झील पाई जाती है उनको कयाल कहते हैं केरल के अंतर्गत दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर है मालाबार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मालाबार तट के संबंध में असत्य है? किसके संबंध में? मालाबार। पिछले 2 क्वेश्चनों में भी मालाबार की बात हुई, तो आपको पता लग गया कि मालाबार का जो तट है वो दोस्तों आपके कौन से राज्य से संबंधित है? केरल राज्य का पश्चिमी तट। कौन सा तट? पश्चिमी जो तट है वो आपके मालाबार तट कहलाता है। यहाँ पर पहली बात तो हम यहाँ पर लोकेशन की बात करें। अब इससे संबंधित कौन कौन से है? इसका विस्तार मंगलुरु से कन्याकुमारी तक, यानी कि मंगलुरु जो पार्ट है वो कर्नाटक का है, यानी कि कर्नाटक से कन्याकुमारी का, यानी कि मंगलुरु जो क्षेत्र है, मंगलुरु से कन्याकुमारी, मंगलुरु से कन्याकुमारी का जो पार्सन है ये आपके बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। इसका विस्तार मंगलुरु से कन्याकुमारी तक है। दूसरा विकल्प, इसके तट पर वेम्बुनाड व अष्टमुडी जैसी लेगून झीलें पाई जाती हैं। बिल्कुल सही है। इस तट पर आपके जो केरल का जो तट है जिसमें आपके वेम्बुनाड झील, अष्टमुडी झील और बहुत सारी यहाँ पर लेगून झीलें स्थित है, तो बिल्कुल ये भी सेंटेंस यहाँ पर बिल्कुल। इस तट पर दक्षिण पश्चिमी मानसून का प्रस्फोट नहीं होता है दोस्तों। देखो, प्रस्फोट का मतलब ये होता है कि जो भारत में मानसूनी पवनें आती है वो दक्षिण पश्चिम दिशा से आती है, इसलिए भारतीय मानसून को दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं, यानी कि उनका डायरेक्शन ये होता है। अब ये इस डायरेक्शन से यदि भारत में प्रवेश करती है तो सबसे पहले
जो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून की पवनें हैं वो मालाबार तट से यानी कि केरल तट से सबसे पहले टकराती है। और यहां पर बात आ रही है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून का प्रस्फोट सबसे पहले आपके इस तट से नहीं होता है, जबकि निश्चित रूप से दक्षिणी पश्चिमी मानसून का प्रस्फोट यानी कि प्रस्फोट का मतलब यानी कि बहुत तेजी से सबसे पहले आक्रमण जो होता है वो आपके इसके अंतर्गत होता है। तो यहां पर हम बात करते हैं तो ये सेंटेंस यहां पर बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रस्फोट सबसे पहले 1 जून के लगभग आपके केरल तट से दक्षिणी पश्चिमी मानसून का आपके प्रवेश होता है। तो बिल्कुल सही ही यहाँ पर बात आती है, ये नहीं की बात हो रही है तो ये गलत है। तो ये विकल्प हमारा सही है। यह गर्म मसालों के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है कि जो केरल का जो भाग है ये पश्चिमी घाट का जो तटीय क्षेत्र है यानी कि ये गर्म मसालों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा होगा ये हो सी होगा कि ये पश्चिमी प्रस्फोट का भाग नहीं है, जबकि प्रस्फोट का भाग है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करें, यहाँ पर निम्नलिखित में से असुमिलित है, यानी कि जो दिए गए जो प्रश्न जो तट है उनमें सुमिलित नहीं है। एक तरफ आपके इसमें नाम है पिछले क्वेश्चन में सौराष्ट्र, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। इधर एक तरफ दिए गए राज्य गोवा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, यानी कि यहाँ पर मैच करना है कोई कौन सा तट कौन से राज्य से संबंधित नहीं है। तो हमने तो लास्ट क्वेश्चन बात की थी कि जो सौराष्ट्र का जो तट है वो आपके महाराष्ट्र का न होकर के कौन से राज्य का होता कहलाता है, गुजरात राज्य का जो तट है वो आपके सौराष्ट्र राज्य के तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट यहाँ पर गोवा का बिल्कुल सही है, क्योंकि कोंकण का जो भाग है वो आपके महाराष्ट्र व गोवा का जो पार्ट कहलाता है, महाराष्ट्र व गोवा का क्षेत्र है जो इसको के अंतर्गत आता है। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर ये कोंकण तट है जो गोवा और महाराष्ट्र के बीच आता है। तो यहाँ गोवा ऑप्शन में बिल्कुल सही, इसको सही से मानेंगे दोस्तों। इसके बाद में कन्नड़ तट, कन्नड़ का मतलब नाम से मालूम चल रहा है कि कर्नाटक का तट, बिल्कुल सही है, यहाँ पर ये भी सही है। यहाँ पर जो कन्नड़ का जो क्षेत्र है वो कर्नाटक राज्य के अंदर। मालाबार तट लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा ही था कि मालाबार का जो तट है वो कौन से है, केरल के अंतर्गत आता है। तो इसके लिए हमारा जो राइट आंसर दोस्तों वो होगा सौराष्ट्र का तट आपके महाराष्ट्र से न होकर के गुजरात राज्य से लगता है, इसलिए हमारा राइट आंसर जो है सौराष्ट्र गुजरात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम देखें यहाँ पर दोस्तों परिष्कार कोचिंग में यहाँ पर शिक्षक ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के बैचेज यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। और उन बैचों की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर छोटे बैच है और छोटे बैचों के माध्यम से यहाँ पर क्वालिटी की कोचिंग कराई जाती है, जिसमें यहाँ पर दोस्तों दोनों ही फर्स्ट ग्रेड में भी और सेकंड ग्रेड में भी फर्स्ट पेपर और साथ में सभी विषय के यहाँ पर कोचिंग कराई जाती है दोस्तों। तो हम इस प्रकार से देखें तो यहाँ पर छोटे बैचों में यदि हमारे कोचिंग करनी है तो निश्चित रूप से हमारे आपको परिष्कार में एडमिशन लेना चाहिए। और परिष्कार में ऑफलाइन बैचों के साथ ऑनलाइन कोचिंग भी यहाँ पर कराई जाती है दोस्तों। जो विद्यार्थी यहाँ पर एडमिशन लेते हैं उनको टेस्ट सीरीज निःशुल्क दी जाती है, नोट्स निःशुल्क दिए जाते हैं, पीडीएफ उनकी नोट्सों की वो भी निःशुल्क दी जाती है दोस्तों। और ये बैच सोमवार से जारी है दोस्तों। कब से जारी है, सोमवार से जारी है। तो निश्चित रूप से आप अपना यहाँ पर सीट बुक करा सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्वी तटीय मैदान से संबंधित नहीं है। पूर्वी तटीय मैदान से संबंधित नहीं है तो निश्चित रूप से अब देखिए कौन सा पूर्वी तट की बात हो रही है। पूर्वी तट का यानी कि ये तटीय भाग, इस तट की बात यहाँ पर भारत का जो नक्शा है इसके अंतर्गत हम यदि बात करें तो पूर्वी तट, इस तट की नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो नदियां इस तट पर आती हैं वो सभी, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर कावेरी नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, महानदी और आपके इधर गंगा नदी, ये सभी नदियां हैं यहाँ पर, ये डेल्टा का निर्माण करती है दोस्तों। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा का मतलब यहाँ पर दोस्तों एक ऐसी स्थलाकृति बढ़ती है जिसमें नदी जो है वो विभिन्न रास्तों में बट जाती है। जब समुद्र में मिलती है उससे पहले विभिन्न रास्तों में बट जाती है और इस प्रकार की जो आकृति बनती है उसको हम डेल्टा कहते हैं। डेल्टा की आकृति का मतलब एक छोटा जो त्रिभुज होता है उसके समान यहाँ पर आकृति बनती है, उसे डेल्टा बोलते हैं। ये साइन बहुत से आपके फिजिक्स में भी और मैथ्स में भी यहाँ पर काम आता है। ऐसी जो आकृति से जो स्थलाकृति बनती है, जब नदी समुद्र तटीय क्षेत्र में जाकर मिलती है तो वो विभिन्न रास्तों में बढ़ जाती है और वहां एक ट्रायंगल के रूप में आकार रूप ले लेती है, इसलिए इस तट को डेल्टा के नाम से जाना जाता है। और सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो नदियों की बात हमें गंगा ब्रह्मपुत्र की डेल्टा और महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। तो सिंपल सी बात है, इस तट की नदियां अधिकांश डेल्टा का निर्माण करती है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर दूसरा, इस तट पर अधिकांश बंदरगाह प्राकृतिक पाए जाते हैं दोस्तों। प्राकृतिक बंदरगाह यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस तट का हम बात करें तो गहराई इस तट की यहाँ पर कम है,
और यहाँ पर जो भाग है ये कटा फटा कम है दोस्तों। जबकि पश्चिमी तट की बात हम कर चुके हैं कि पश्चिमी तट की गहराई अधिक है और तट कटा फटा है। जहां पर तट कटा फटा नहीं होगा यानी कि सपाट होगा और गहराई कम होगी तो सिंपल सी बात है वहां पर कृत्रिम बंदरगाह होंगे दोस्तों। कैसे होंगे? कृत्रिम बंदरगाह होंगे। और कृत्रिम बंदरगाह होंगे तो यहां पर सेंटेंस भी दिया हुआ है प्राकृतिक बंदरगाह पाए जाते हैं, जो कि गलत है। पश्चिमी तट पर आपके प्राकृतिक बंदरगाह है और पूर्वी तट पर आपके कृत्रिम बंदरगाह है। तो यहाँ पर पूर्वी तट की बात कर रहे हैं और पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह नहीं पाए जाते। सेंटेंस हमारा यहाँ पर गलत है दोस्तों। इस तट की चौड़ाई अधिक और गहराई कम पाई जाती है, बिल्कुल सही है। इस तट की चौड़ाई अधिक और गहराई कम होने के कारण ही यहाँ पर कैसे बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह यहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो ये आपके सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर चौथा विकल्प नंबर, इसका स्वर्ण रेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक का विस्तार है। यानी कि जो पूर्वी तट की बात यहाँ पर हम करते हैं तो ये एक स्वर्ण रेखा नदी यानी कि पश्चिम बंगाल झारखंड से एक नदी आती है स्वर्ण रेखा, और यहाँ पर ये भाग जो है कन्याकुमारी का भाग, यानी कि स्वर्ण रेखा से और कन्याकुमारी तक का जो भाग है ये पूर्वी तट के अंतर्गत कहलाता है। तो बिल्कुल सही है यहाँ पर ये भी। तो हमारा जो राइट आंसर दोस्तों बी है। इस तट पर अधिकांशतः प्राकृतिक बंदरगाह न होकर के कृत्रिम बंदरगाह पाए जाते हैं। ये गलत विकल्प यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दिया गया क्वेश्चन जैसे तटीय मैदान का दक्षिण से उत्तर दिशा क्या ओर से सही क्रम बताइए दोस्तों। यानी कि ये भी मानचित्र पर आधारित प्रश्न है और इसमें जो डायरेक्शन दिया गया है वो दक्षिण से उत्तर की बात कर रहे हैं हम। कहां से? दक्षिण से उत्तर की बात हम कर रहे हैं। तो इस तट की बात यदि हम करें तो यहाँ पर ये जो तट है भारत का, ये तट आपके इस प्रकार से है। इसमें कौन कौन से? उत्कल का मैदान, उत्कल का मैदान उड़ीसा क्षेत्र के अंतर्गत है यहाँ पर दोस्तों। एक नंबर उत्कल का मैदान कौन से राज्य से? ओडिशा से। ओडिशा राज्य, उत्कल का मैदान ओडिशा राज्य से। कोरोमंडल तट दोस्तों, कोरोमंडल तट का जो क्षेत्र है वो तमिलनाडु राज्य से है। यानी कि दो नंबर का मतलब कोरोमंडल, कोरोमंडल का जो क्षेत्र है दोस्तों, कोरोमंडल का ये 2 नंबर है। तीसरे विकल्प में यहाँ पर काकीनाडा, काकीनाडा का मतलब आंध्र प्रदेश का तट दोस्तों। और आंध्र प्रदेश का जो तट है आपके ये आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का जो तट है यहाँ पर। अब इनमें से हमारे को बताना है दक्षिण से उत्तर का सही क्रम कौन सा है। यानी कि दक्षिण में सबसे कौन सा है? पहले कोरोमंडल, यानी कि 2 पहले आएगा तो 2 पहले इसके अंतर्गत है। इसके बाद में आएगा 3 नंबर, निश्चित रूप से 3 नंबर इसके अंतर्गत है। इसके बाद आएगा 1 नंबर, निश्चित रूप से 1 नंबर इसके बाद में यहाँ पर ही है। तो ये जो तट है इनमें से आपके दक्षिण से उत्तर का सही क्रम है दोस्तों। तो राइट आंसर हमारा है इसमें आपके सी के अंतर्गत ये 2, 3 और 1 इसके राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोमंडल तट का विस्तार तट पर है, यानी कि किस तट पर है? कोरोमंडल का जो तट है वो कौन से राज्य के तट पर है? यानी विकल्प केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु। मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बात की थी कि यहां पर जो ये तट है, यहां पर उड़ीसा का जो तट है वो उत्कल कहलाता है, उत्कल। आंध्र प्रदेश का जो भाग कहलाता है काकीनाडा, काकीनाडा का जो क्षेत्र है वो कहलाता है। तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वो आपके कोरोमंडल तट कहलाता है। कौन सा कहलाता है? कोरोमंडल तट। यानी कि विकल्प के आधार पर ये तमिलनाडु का जो क्षेत्र है। अब देखिए कोरोमंडल तट स्थित है तो यानी कि निश्चित रूप से कौन सी बात आएगी, कौन से राज्य की बात आएगी? इसमें तमिलनाडु की बात आएगी। कोरोमंडल तट की जो सीमा है वो तमिलनाडु राज्य पर स्थित है, यानी कि पश्चिमी घाट का नहीं, पूर्वी क्षेत्र का इसके अंतर्गत है। नेक्स्ट, उत्कल तट का विस्तार कौन से तट पर है? उत्कल तट, यानी कि अभी हमने बताया था। तो उत्कल का जो भाग है वो आपके उड़ीसा राज्य का जो भाग है वो उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। अभी हमने लास्ट मानचित्र में हमने बताया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम बात करते हैं कि यहाँ परिष्कार में सीईटी के बैच, पटवार के बैच और एलडीसी के बैच यहाँ पर चल रहे हैं दोस्तों। और ये बैच सोमवार से ही चल रहे हैं। और यहाँ बैचों की विशेषता जो है वो है छोटे बैच, यानी कि छोटे बैच में आप यदि कोचिंग करोगे तो निश्चित रूप से आपको क्वालिटी की कोचिंग मिलेगी। और ये सबसे बड़ी जो विशेषता है ये केवल और केवल परिष्कार कोचिंग की है दोस्तों। तो आप यहाँ पर निश्चित रूप से यदि क्वालिटी की कोचिंग करना चाहते हो तो परिष्कार में एडमिशन ले सकते हैं। और ये बैच सोमवार से चल रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाखापट्टनम बंदरगाह निम्न में से कौन से तट पर स्थित है? विशाखापट्टनम दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं विशाखापट्टनम की बात करते हैं। तो विशाखापट्टनम की बात सबसे पहले हम करें कौन से राज्य में है? तो दोस्तों विशाखापट्टनम जो बंदरगाह जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है दोस्तों। किसमें आता है? आंध्र प्रदेश में।
अब आंध्र प्रदेश का तट कौन सा तट कहलाता है? तो मैंने बात बताई थी कि कोरोमंडल तट तमिलनाडु का, काकीनाडा जो तट है वो आंध्र प्रदेश का, और उत्कल का जो तट है वो आपके उड़ीसा का, और काठियावाड़ का जो क्षेत्र है वो गुजरात का कहलाता है दोस्तों। तो निश्चित रूप से आंध्र प्रदेश का जो तट होगा वो आपके कौन सा भाग कहलाएगा? विशाखापट्टनम बंदरगाह का भाग कहलाएगा इसमें। तो सिंपल सी बात, इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो काकीनाडा। काकीनाडा आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है, और आंध्र प्रदेश के अंतर्गत इस तट पर एक बंदरगाह है, और वो बंदरगाह आपके विशाखापट्टनम है। और विशाखापट्टनम बंदरगाह की सबसे बड़ी विशेषता बात हम करते हैं तो ये सबसे गहरा बंदरगाह है भारत का, और एक के डॉल्फिन नोज की पहाड़ी से सुरक्षित रहता है। तो प्राकृतिक जो आपके तूफान आते हैं उनसे ये सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू, यानी कि उसका दूसरा नाम है नवा सेवा। जवाहरलाल नेहरू या नवा सेवा बंदरगाह निम्न में से कौन से तट पर स्थित है? निम्न में से कौन से तट पर स्थित है? तो यहाँ पर हम बात करें कन्नड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट और सौराष्ट्र तट, यानी कि मुंबई में स्थित है ये। और मुंबई का जो तट है वो कौन से तट का भाग यहाँ पर है? तो दोस्तों ये मुंबई की लोकेशन कौन से राज्य के अंतर्गत है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र का जो तट है वो कहलाता है कौन सा? वो कहलाता है कोंकण तट। कौन सा? कोंकण तट। तो निश्चित रूप से जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? कोंकण होगा। तो हमारा जो राइट आंसर दोस्तों वो कोंकण तट है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सुमिलित नहीं है दोस्तों। सुमिलित नहीं है, यहाँ पर कौन सा विकल्प ऐसा है जो सुमिलित है? एक तरफ झीलें दी हुई है, वेम्बनाड झील, पुलिकट झील, कोलेरू झील, चिल्का झील। एक तरफ उनके तटों के नाम है, ये झील कौन कौन से तटों पर स्थित है। पिछले 2-3 क्वेश्चनों में हमने देखा कि तट की लोकेशन इसमें आ रही है। तो हमने बात की भी थी कि वेम्बनाड जो झील है वो मालाबार तट पर रहते हैं, यानी कि वेम्बनाड वो है आपके मालाबार तट पर। दूसरी है पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और उसकी सीमा पर है, और ये आपके कोरोमंडल तट के अंतर्गत आता है। तो कोरोमंडल ये भी आपके यहाँ पर सही है। कोलेरू झील काकीनाडा, कोलेरू झील या आंध्र प्रदेश में है कोलेरू, और ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है, और ये काकीनाडा तट के अंतर्गत है, काकीनाडा। तो ये भी सही है यहाँ पर। इसके बाद में चिल्का झील कोंकण तट, यानी कि कोंकण तट दोस्तों पश्चिमी तट पर है, जबकि चिल्का झील आपके यहाँ पर कहाँ है? पूर्वी तट पर है। और पूर्वी तट का चिल्का झील की हम बात करें तो ये उत्कल के मैदान पर तट पर है। कौन से पर है? उत्कल पर। तो सिंपल सी बात है, चिल्का झील कोंकण तट पर न होकर के उत्कल के तट पर स्थित है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है कि यहाँ पर चिल्का झील कोंकण तट से सुमिलित नहीं है, चिल्का झील उत्कल के मैदान से सुमिलित होती है दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर ये है डी। इसके बाद, निम्न में से कौन सा कथन विशाल मैदान के संबंध में, विशाल मैदान, यहाँ पर विशाल मैदान की बात आई है यहाँ पर दोस्तों, और के संबंध में सही नहीं है दोस्तों। सही नहीं है यहाँ पर ये बताना है। सही है कौन सा? ये 3 है, इनमें से एक गलत होगा। इसका निर्माण 33 सागर के निक्षेपों से हुआ। बिल्कुल सही बात है। यहाँ की प्लिस्टोसीन काल में कौन से काल में? प्लिस्टोसीन काल में आपके जो प्रायद्वीपीय पठार और अब आपके शिवालिक जो श्रेणी थी, इनके बीच में जो अवसाद भरे गए और उन अवसादों से जो मैदान बने वो आपके विशाल मैदान कहलाता है दोस्तों। यानी कि हम हिमालय के बाद में ये हिमालय मान लीजिए, और हिमालय के इधर आपके ये प्रायद्वीपीय पठार मान लीजिए। अब इधर से आने वाली नदियां, और यानी कि हिमालय और प्रायद्वीप से आने वाली नदियों के अवसाद से यहाँ पर भरने से ये जो क्षेत्र का जो निर्माण हुआ है, जो यहाँ पर मैं सैडेड पोर्शन कर रहा हूँ, यहाँ पर ये विशाल मैदान कहलाता है। तो सिंपल सी बात है, ये 33 सागर का भाग निक्षेपों से बना हुआ है। बिल्कुल सही है यहाँ पर ये बात। इसका निर्माण प्लिस्टोसीन युग में माना जाता है। बिल्कुल सही है कि प्लिस्टोसीन युग में माना जाता है, और ये इसका विस्तार भारत के लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, यानी कि भारत के कुल क्षेत्रफल के 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार देखने को मिलता है दोस्तों। इसका निर्माण केवल हिमालय से आने वाली नदियों से हुआ, जबकि मैंने चर्चा कर ही चुका हूं कि इसका निर्माण हिमालय और प्रायद्वीप से आने वाली नदियों से हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पर ये सेंटेंस यहाँ पर रॉन्ग है। पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि ए, बी, सी यहाँ पर सही है। हमारा राइट आंसर ये है कि हिमालय से आने वाली नदियों से इसका निर्माण हुआ। बिल्कुल गलत है। हिमालय से ही नहीं,
प्रायद्वीप से आने वाली नदियों से भी इसका निर्माण माना जाता है दोस्तों। परिष्कार में दोस्तों यहाँ पर सीईटी के बैच अभी जो वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें सीईटी के बैचेज हैं, जिसमें ग्रेजुएट लेवल का भी और 12th लेवल का भी यहाँ पर सीईटी का कोर्स यहाँ पर कराया जाता है, जिसमें ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन। जो विद्यार्थी यहाँ पर जो कोचिंग करते हैं उन विद्यार्थियों के लिए दोस्तों एक सुविधा है यहाँ पर कि प्रिंटेड नोट्स उनको दिए जाते हैं, परिष्कार का बैग निःशुल्क दिया जाता है और टेस्ट सीरीज यहाँ पर निःशुल्क दी जाती है दोस्तों। तो ये सभी चीजें यहाँ पर निःशुल्क दी जाती हैं। तो आप निश्चित रूप से यहाँ पर परिष्कार में ऑफलाइन या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप यहाँ पर कुछ अपने कोर्स परचेज कर सकते हैं दोस्तों। और ये नए बैच अभी सोमवार से चल रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। और सबसे बड़ी विशेषता है परिष्कार की कोचिंग की है कि यहाँ पर छोटे बैचों के माध्यम से कोचिंग कराई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट, विशाल मैदान की निम्न में लिखित भू आकृतियों का नदी के मुहाने से उद्गम की ओर का सही क्रम क्या है। यानी कि विशाल मैदान और वहां पर जो भू आकृति है उनका मुहाने से उद्गम की ओर सही क्रम क्या है। यानी कि ये जो दिए हुए हैं इनमें से यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों हिमालय पर्वतमाला। पर्वत से नीचे दोस्तों यहाँ पर जो कंकड़ पत्थरों का जो क्षेत्र आता है वो कहलाता है दोस्तों भाबर। क्या कहलाता है? भाबर दोस्तों, भाबर। और भाबर के बाद में जो छोटे छोटे कणों की यानी कि जो मिट्टी के जब जमा होते हैं छोटे छोटे, जिसमें नदियां बाहर वापस बहती हुई दिखाई देती है, वो क्षेत्र कहलाता है दोस्तों तराई। क्या कहलाता है? तराई। अब इसके बाद में नदी का जो भाग आता है, नदी के एक तरफ तो आपके कहलाता है आपके कौन सा पार्ट यहाँ पर ये जो इसके पास का जो भाग है वो कहलाता है दोस्तों यहाँ पर खादर। खादर नदी का जो भाग, जहां पर नदी जब आती है तो उसका जो बाढ़ का पानी पहुंचता है वो कहलाता है खादर। उसके बाद में लास्ट जो स्थलाकृति बनती है वो दोस्तों नदी विभिन्न आकृतियों में अलग अलग दिशा में बट जाती है और ये क्षेत्र कहलाता है डेल्टा दोस्तों। अब यहाँ पर बात आई किसकी? नदी का मुहाना। नदी का मुहाना किधर होगा? इधर उद्गम होगा, उद्गम होगा और इधर ये जो क्षेत्र कहलाएगा जहां से समुद्र में मिलती है उसको कहते हैं मुहाना। अब यहाँ पर बात आई है कि विशाल मैदान के निम्नलिखित भू आकृतियों का नदी के मुहाने से उद्गम की ओर का सही क्रम क्या है। मुहाने से चलेंगे तो सबसे पहले कौन सा आएगा? डेल्टा। डेल्टा के बाद में आएगा आपके दोस्तों खादर। क्या आएगा? खादर। और खादर के बाद आएगा तराई। तराई के बाद में आएगा भाबर। तो सबसे पहले हम देखते हैं सबसे इसमें से डेल्टा सबसे पहले किसमें? तो डेल्टा। डेल्टा के बाद में खादर, खादर के बाद में तराई, तराई के बाद में भाबर। तो निश्चित रूप से हमारा जो आंसर है वो दोस्तों ए होगा। जो राइट आंसर है डेल्टा, खादर, तराई और भाबर। नदी का वह क्षेत्र जहां पर वर्तमान में बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, यानी कि ये नदी मान लीजिए, और ये नदी सामान्य रूप से बहती है तो यहां इतने एरिया में बहती है। अब मान लीजिए नदी में बाढ़ आ गई और नदी में बाढ़ आ गई तो उसका पानी यहां तक फैल गया, इधर भी आपके दोनों तटों पर यहां पर फैल गया। जहां तक नदी का पानी फैला है वो क्षेत्र दोस्तों कहलाता है खादर। यानी कि हर वर्ष जहां पर बाढ़ आती है और बाढ़ से जो मैदान का निर्माण होता है उसको बोलते हैं खादर। लेकिन किसी समय प्राचीन समय में नदी का जो क्षेत्र था वो ज्यादा बढ़ा हुआ था दोस्तों, और नदी का क्षेत्र जो बढ़ा हुआ था वो क्षेत्र आपके बढ़ा हुआ था और वर्तमान में बाढ़ का पानी वहां तक नहीं पहुंचता था, पर प्राचीन काल में यहां पर बाढ़ का पानी पहुंचता था और उस क्षेत्र को यहां पर कहते थे बांगर। यानी कि ये निर्मित मैदान तो है किससे? नदी से ही, पर ये प्राचीन समय का है और ये खादर है जो नया है। तो यहां पर नदी का वह क्षेत्र जहां वर्तमान में बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, वर्तमान में नहीं पहुंचता है यानी वर्तमान में पहुंचता है तो क्या कहलाएगा? खादर। पर वर्तमान में नहीं पहुंचता है तो सिंपल सी बात है ये क्या कहलाएगा? बांगर। तो हमारा जो राइट आंसर दोस्तों वो होगा कौन सा होगा? बांगर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन पे। नदी मुहाने पर जल के अवरोध से विभिन्न वितरिकाओं में बहने लगती है और नदी का वह क्षेत्र डैश कहलाता है। डैश कहलाता है दोस्तों। यानी कि इसको एक बार और ढंग से देखिए। नदी मुहाने पर जल के अवरोध से विभिन्न वितरिकाओं में बहने लगती है और नदी वह क्षेत्र कहलाता है दोस्तों। यानी कि मुहाने पर यानी कि नदी बह रही है दोस्तों, और हम पर इस पर चर्चा पहले भी कर चुके हैं। थोड़ा सा देखिए, ये सागर है या समुद्र है। अब नदी जल के अवरोध से यानी कि इस नदी में यदि कोई अवरोध यहाँ पर अवरोध आ जाता है तो ये नदी अपने विभिन्न रास्तों से बहने लगती है। फिर और अवरोध आएगा तो और बहने लगती है। यहाँ पर अवरोध क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर ढाल मंद हो जाता है और ढाल मंद होने के कारण इस प्रकार की आकृति बन जाती है। लास्ट क्वेश्चन में बताया भी था मैंने कि ये आकृति एक ट्राइंगल के रूप में, छोटे ट्राइंगल के रूप में बन जाती है। इस ट्राइंगल का नाम है डेल्टा।
ऐसी आकृति जो बनती है उससे डेल्टा के नाम से जाना जाता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा क्या होगा, डेल्टा होगा। कि नदी जब मुहाने में जाकर मिलती है तो नदी अवसादों के कारण नदी विभिन्न आकृतियों में यानी कि विभिन्न वितरिकाओं में बहने लगती है। ऐसी विभिन्न आकृतियों से निर्मित स्थलाकृति को क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है वो होगा डेल्टा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। जब बहुत सारे जलोढ़ शंकु एक दूसरे से मिल जाते हैं, जलोढ़ शंकु यानी कि ये पहाड़ी, इस पहाड़ से कंकड़ पत्थर मान लीजिए यहाँ पर, और ये कंकड़ पत्थर यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत बड़ा एरिया यहाँ पर बढ़ता जाता है और इस प्रकार से ये शंकु का रूप में बढ़ते जाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, तो बहुत सारे जब एक दूसरे से मिल जाते हैं, जब जलोढ़ शंकु एक साथ मिल जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो जो शंकु मिलते 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 एक आकृति में, पंख की आकृति में बन जाते हैं तो उसे हम यहाँ पर जलोढ़ पंख के नाम से जानते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसको, जलोढ़ पंख के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों रीट के बैच भी यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, जिसमें लेवल 1 और लेवल 2 के बैच यहाँ पर चल रहे हैं। ये रीट की भर्ती के एग्जाम यहाँ पर आने वाली है और इस भर्ती के अंतर्गत आपके ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैचेज यहाँ पर परिष्कार में चलाए जा रहे हैं। ये जो बैच है सोमवार से चल रहे हैं। इन बैचों की सबसे बड़ी विशेषता, मैंने बार बार कह रहा हूँ इस बात को, कि छोटे बैचों के माध्यम से क्वालिटी कोचिंग दी जाती है दोस्तों। तो आप निश्चित रूप से यहाँ पर रीट के लिए आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। गंगा के मैदान का ढाल मुख्यतः किस दिशा की ओर है, किस दिशा की ओर दोस्तों, देखिए गंगा का मैदान। अब गंगा का मैदान कहाँ पर है दोस्तों, ये हिमालय दोस्तों, हिमालय की बात करते हैं। और हिमालय से गंगा निकलकर आपकी इस दिशा में जाती है, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। अब इस मैदान का ढाल यानी कि इस ढाल को यदि देखने के लिए चौराहा बनाया जाता है, ये डायरेक्शन इस नदी का, और नदी का डायरेक्शन देखें तो ये आपके उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व दिशा की ओर, किस दिशा में, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर इसका डायरेक्शन है। यानी कि ये जो ढाल है इसका, ये है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर गंगा के मैदान का ढाल यहाँ पर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। यहाँ पर भी सुमेलित नहीं है, कई प्रश्न है यहाँ पर एक तरफ दोआब दिए हुए है दोस्तों, और एक तरफ आपके इस दोआबों का जो निर्माण होता है वो आपके नदियों के बीच का है। यानी दोआब का मतलब होता है दो आब, दो आब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र दोस्तों। क्या होता है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र। अब यहाँ पर कौन कौन सी नदियां दी गई हैं उनके आधार पर हम देखें तो सबसे नीचे की तरफ आपके यहाँ पर जो दिया है वो है दोस्तों आपके सतलज। सतलज, सतलज के बाद में दोस्तों यहाँ पर व्यास, व्यास के बाद में दोस्तों यहाँ पर रावी, रावी के बाद में दोस्तों यहाँ पर चिनाब, चिनाब, चिनाब के बाद में दोस्तों झेलम, और झेलम के बाद में दोस्तों यहाँ पर सिंधु। अब देखिए यहाँ पर सतलज और व्यास के बीच में आपके बिस्त दोआब दोस्तों। बिस्त दोआब का मतलब इसमें व्यास और सतलज दोनों इंक्लूड है। इसके बाद में रावी और इसके बीच में बारी, इसके बीच में रेचना, और इसके बीच में चाज, चाज, ये दोआब है। अब देखो ये बिस्त दोआब सतलज और व्यास के बीच में, बिल्कुल सही। ये सतलज और व्यास के बीच में जो है बिस्त दोआब है, ये भी सही है यहाँ पर। इसके बाद में दूसरा है रेचना। रेचना यानी कि रेचना है वो आपके रावी और चिनाब के बीच में, रावी और चिनाब के बीच में, ये भी सही है यहाँ पर दोस्तों। इसके बाद में बारी दोआब, व्यास और चिनाब के बीच में बारी, बारी दोआब देखो, बारी का मतलब यहाँ पर यह है बारी व्यास और रावी के बीच में दोस्तों, जबकि ऑप्शन में क्या है व्यास और चिनाब के बीच में, तो ये आपके ऑप्शन गलत हो गए दोस्तों। यहाँ देखिए इसके बाद में चाज दोआब, चाज चिनाब और झेलम के बीच में, तो चाज चिनाब और झेलम के बीच में बिल्कुल सही है। तो हमारा जो राइट आंसर दोस्तों ये है आपके बारी दोआब व्यास और चिनाब के बीच में स्थित है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दोआब पूर्णतः भारत में है। भारत की स्थिति, क्योंकि ये जो दोआब है इनमें से आपके बहुत सारी जो दोआब है, जिसमें हम बात करें सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ये सब नदियां मिलकर एक कहलाती है, ये सिंधु कहलाती है। किसकी कहलाती है, सिंधु।
और ये दोआबों का जो क्षेत्र है वो आपके दोस्तों पाकिस्तान में भी है, यानी कि पाक में भी है और भारत में भी है। अब जो दोआब हमने देखे थे इनमें से बिस्त, बारी, रेचना, चाज और सिंधु दोआब है, इनमें से पूर्णतः कौन से क्षेत्र, तो पूर्णतः यानी कि नीचे का जो भाग, यहाँ पर सब इधर था आपके बिस्त सबसे नीचे, बिस्त दोआब और बारी दोआब, ये पूर्ण रूप से भारत में है दोस्तों। तो अब विकल्प देखते हैं इनमें से कौन सा है, बिस्त और बारी। सिंपल सी बात, पहले ऑप्शन में यहाँ पर बिस्त और बारी है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर जो पूर्णतः जो दोआब है वो भारत में वो बिस्त और बारी दोआब है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है दोस्तों, यहाँ पर भी सुमेलित की नहीं है की बात होती है। अवध का मैदान, अवध का मैदान यानी कि लखनऊ के आसपास का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, वो आपके अवध का मैदान कहलाता है दोस्तों। ये जो क्षेत्र है उत्तर पूर्व उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर पूर्व उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो ये आपके सही आता है दोस्तों। रोहेलखंड का मैदान, रोहेलखंड का मैदान जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी कि बिल्कुल सही है। रोहेलखंड का जो क्षेत्र है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहलाता है, ये भी आपके सही है। मिथिला का मैदान यानी कि मिथिला यानी कि बिहार में उत्तरी गंगा का भाग, यहाँ पर ये भी सही है दोस्तों। गंगा का जो पार्ट है, बिहार का जो भाग है, गंगा के उत्तरी जो भाग है वो मिथिला कहलाता है दोस्तों। मिथिला का जो क्षेत्र कहता है, नीचे का आपके मगध का क्षेत्र, मगध का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का मध्यवर्ती भाग दोस्तों कहलाता है, जो गलत है क्योंकि मगध का मैदान बिहार में गंगा नदी का दक्षिणी भाग कहलाता है। वापस सुनिए, मगध का मैदान बिहार में गंगा नदी के दक्षिणी भाग को कहते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में कहते हैं। तो हमारा जो ये भाग है, डी विकल्प है, वो सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर है दोस्तों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निचली गंगा का मैदान किन नदियों का दोआब क्षेत्र है? निचली गंगा यानी कि गंगा के मैदान को यदि हम बांटते हैं तो ये पोर्शन ही दोस्तों ये है, ये भाग कहलाता है ऊपरी, ऊपरी गंगा। फिर बीच का जो भाग कहलाता है आपके मध्य गंगा, और तीसरा निचला कहलाता है आपके दोस्तों, इसके अंतर्गत है निचले गंगा, निचली, निचला भाग, निचली गंगा का मैदान। अब ये क्षेत्र आता है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, ये क्षेत्र आता है उत्तर प्रदेश व बिहार के अंतर्गत। किसके बीच में आता है? बिहार के बीच में। और नीचे का जो पोर्शन कहलाता है वो आपके दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? पश्चिम बंगाल के अंतर्गत। अब यहाँ पर दोआब की बात है नदियों की, नदियों की बात आती है तो यहाँ पे ये जो भाग है ये लास्ट में इधर आपके इधर महानंदा, तीस्ता और कोसी के अनुसार आता है। तो पहली बात हम देखते हैं कि कोसी और गंडक के बीच में, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर कोसी गंडक का जो क्षेत्र है वो मध्य के अंतर्गत आता है। गंडक व घाघरा ये भी गलत है यहाँ पर, क्योंकि गंडक और घाघरा यानी कि मध्य भाग और ऊपरी गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है। तीस्ता और महानंदा, यहाँ पर तीस्ता और महानंदा की बात आती है तो तीस्ता नदी दोस्तों इस तरह से सिक्किम साइड से आती है और महानंदा इधर से आपके महानंदा और तीस्ता के बीच का जो क्षेत्र है वो निचली गंगा का क्षेत्र कहलाता है। तो राइट आंसर दोस्तों तीस्ता और महानंदा के बीच का जो क्षेत्र है वो आपके ये कहलाता है। गोमती और रामगंगा का जो क्षेत्र है ये ऊपरी गंगा के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा तीस्ता और महानंदा के बीच में यहाँ पर ये दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए स्कूल व्याख्याता के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर जो वाणिज्य का है वो उसके भी बैच यहाँ पर सोमवार से चल रहा है दोस्तों। आप इसको में भी, आप वाणिज्य में भी आप फर्स्ट ग्रेड में भाग ले सकते हैं और कोचिंग के माध्यम से आप अपने वाणिज्य के अंतर्गत जो फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आती है उसमें आप यहाँ से कोचिंग कर सकते हैं। और ये बैच भी आपके यहाँ से सोमवार से चल रहे हैं और ये बैच भी यहाँ पर छोटे बैचों के माध्यम से कोचिंग, क्वालिटी की कोचिंग कराई जा रही है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपके चौथा सेशन था भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्नों से, और ये जो प्रश्न है मैं सोचता हूँ कि आपके जो आगे सीईटी का जो एग्जाम होगा उसके लिए बहुत ही मील के पत्थर साबित होंगे दोस्तों। तो अगले सेशन के हम वापस दोबारा मिलते हैं दोस्तों। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्ते।